नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि कल आप कहाँ रहने वाले हो। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए। साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पे, एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ। आज ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को म्यूचुअल फंड में या SIP वगैरह में करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी इफेक्टिबल होती हैं, या क्या क्या चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथियों, पहला तो क्या रहता है, वैल्यूएशन मैट्रिक्स। आपको वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। आप अगर वैल्यूएशन देख कर काम करोगे तो आप, जाहिर सी बात है कि उस स्टॉक को अच्छे से पिकअप कर पाओगे। आप आपके दो तीन चीज़ें, एक एंट्री फ्रेमवर्क आपका बहुत मैटर करता है कि आप किस एंट्री में आप कर रहे हो, और आपका एग्जिट फ्रेमवर्क क्या है। एंट्री P क्या है कि आप किस एंट्री में, आपको जो आप एंट्री कर रहे हो उस समय उसका P रेशो क्या है, और EPS क्या है, मतलब किस EPS पे आप उसमें एंटर कर रहे हो। और सबसे मेन बात क्या है कि जो फंड मैनेजर है ना, जो फंड, जिस भी फंड में आप, माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, जिसमें भी आप पैसा निवेश कर रहे हो, उसमें जो फंड कैप मैनेजर होता है, उसको आपको ये देखना होता है कि उसके पास में जो उसके ऑल ओवर पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक हैं। ये जैसे मैं एक एक की बात करता हूँ ना, तो साथियों हम बात करते हैं सबसे पहले वैल्यू फ्रेमवर्क क्या होता है। वैल्यू फ्रेमवर्क क्या होता है कि आप ना जो भी, जिस भी फंड में निवेश कर रहे हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो तुम्हारा मिड कैप है, चाहे स्मॉल कैप है, चाहे निफ्टी 50 का ही कोई, उसका बेंचमार्क होता है कि भाई वो जो फंड है वो किसके अगेंस्ट में काम करेगा। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं वो निफ्टी 50 या निफ्टी 20 या निफ्टी 1 मिड कैप के अंडर में काम करते हैं कि भाई हमारा बेंचमार्क उससा है, उससे अच्छा हम काम करेंगे, है ना। ये चीज़ें रहती हैं। पहला क्या है कि जो फंड मैनेजर है ना, उसका पोर्टफोलियो में आपको ये देखना होता है कि उसके पास में ओवर वैल्यूड स्टॉक तो नहीं है, कि जो उसका फंड मैनेजर है उसने जो, जिस भी पोर्टफोलियो में आप निवेश कर रहे हो उसके, किसी भी कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, उसमें ये देखना पड़ेगा आपको कि उसने जो स्टॉक उठा रखे हैं ना वो ओवर वैल्यू तो नहीं है, 100-120 के P रेशो पर तो नहीं उठा रखे, है ना। ये स्टॉकों का आपका, इसको बोलते हैं वैल्यू फ्रेमवर्क। अगर आप वैल्यू फ्रेमवर्क पे ध्यान रखते हुए काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उस सब चीज़ों से बहुत बचत मिलेगी। और ये देखना पड़ेगा कि अगर उसने हाई वैल्यू स्टॉक उठा भी रखे ना, तो उसका वेटेज क्या है उसके, और उसका जो स्मॉल कैप है, जिस भी आप माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, या जिसमें भी आप निवेश कर रहे हो ना, उसमें उसका फ्रेमवर्क जो है, या उसके जो टॉप 20, या सपोज करो उसके पास में 50 स्टॉक है, तो 50 स्टॉक में ज़्यादा उसका वेटेज जिसमें है, मतलब 20 स्टॉक में उसका ज़्यादा वेटेज होगा, किसी में 10%, किसी में 8%, किसी में 20%, किसी में 15%। तो ज़्यादा वेटेज जिसमें है उसका, वे मतलब ओवर वैल्यूड स्टॉक तो नहीं है, क्योंकि अगर वे स्टॉक ओवर वैल्यू होंगे तो आप उनमें निफ्टी में, मतलब आपको ऑल ओवर पोर्टफोलियो पूरा मार्केट रनअप कर जाएगी, लेकिन आपका पोर्टफोलियो रनअप नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए मैं 2-3 स्टॉकों का आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर आप SIP के माध्यम से पैसा लगाते हो, जैसे तुम्हारा कि RVNL है, एक तरह से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है, 70 का P चल रहा है, और तुम्हारा ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे तुम्हारा अच्छी कंपनी है, कंपनी ख़राब नहीं है ना, तो मैं आपको कंपनी बेच देने की राय दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कंपनी ख़राब है, इसे आप बेच बाच के निकल जाएगी। जैसे मैक्स हेल्थ केयर है, 94 का P है, कहीं सस्टेनेबल नहीं है। डिक्सन टेक्नोलॉजी है, 180 का P, हो सकता है अभी कम होगा, पर मतलब CG पावर है, CG पावर का भी लगभग 110 का P है। तो और तुम्हारा कल्याण ज्वेलर्स है, कल्याण ज्वेलर्स का 195, मतलब 100 के आसपास P है। अल्टीमेटली बात क्या है साथियों, कि आपको ये चीज़ देख, PV फिनटेक है, PV फिनटेक का 500 कुछ का P है, और ये कुछ एक दो, अगर देखो पूरे ऑल ओवर पोर्टफोलियो में अगर 100 में से 2 स्टॉक ओवर वैल्यू होने के बाद भी, अगर उनका 16, 150 का, 150 का P है, उसके बाद भी वो भागे जा रहे हैं, तो वो इत्तेफाक है, मतलब किसी न किसी कारण से भाग रहे हैं। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी है, डिक्सन टेक्नोलॉजी वॉल्यूम पर प्ले करती है, मतलब वो P रेशो पर प्ले नहीं करती, मार्जिन पर प्ले नहीं करती वो। उसका अगर OPM देखोगे आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो 4-5% का है, बट उसका जो P रेशियो वो है ना, वॉल्यूम बेस, मतलब उसकी जो सेल्स ग्रोथ है ना, सेल्स ग्रोथ भयंकर हो रही है। जैसे आपको मैं FMCG में बताऊंगा, वरुण बेवरेजेस है। वरुण बेवरेजेस क्या है ना, वरुण बेवरेजेस में P रिडक्ट हुआ, पहली बात तो,
और वॉल्यूम बेस प्लेइंग है उसमें। वॉल्यूम बेस इतना मतलब वो माल इतना प्रोडक्ट इतना बेच देती है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वाइज उसको फ़ायदा मिल जाता है। तो आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को या किसी भी आप कहीं भी एसआईपी करने जा रहे हो तो उसमें जाने से पहले आप 2-3 चीज़ों को कंसिडर कर लो। कि पहले तो आपको वैल्यूएशन फ्रेमवर्क आना चाहिए कि यार जिस भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं या आप एनएफओ में पैसा लगा रहे हैं किसी में भी, उस कंपनी ने जो शेयर उठा रखे ना और वैल्यूड तो नहीं है ना। दूसरा क्या है, लिक्विडिटी फ्रेमवर्क भी आपको ध्यान रखना होता है। लिक्विडिटी फ्रेमवर्क क्या होता है कि पता चले कि आपने स्मॉल कैप के शेयर उठा रखे, उसमें आपको लिक्विडिटी नहीं प्राप्त हो रही, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। और लिक्विडिटी का मतलब ये साथियों कि कोई स्मॉल कैप ऐसा होता है जो 60 70 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बना लेता है। मतलब 70 कंपनियां हैं और उनका एक पोर्टफोलियो बना लिया, तो वो कोई मतलब की बात नहीं रही भाई। ऑल ओवर अगर अपना जो पोर्टफोलियो है उन्होंने वो डाइवर्सिफाई कर दिया है, मतलब उसको उतनी जगह उसको डाइल्यूट कर दिया है कि उसमें ऑल ओवर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन साथियों ये भी आपको बात माननी पड़ेगी, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा। ज़्यादा नुकसान नहीं होगा तो ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा, और अल्टीमेटली वो आपको 10-12-11% का रिटर्न देगी। तो ये चीज़ आपको लिक्विडिटी फ्रेमवर्क में भी ध्यान दें। और एक नज़र और रखनी पड़ेगी साथियों, आपको जो मेजर ये सब चीज़ें लोग बाग ध्यान ही नहीं रखते। वो क्या होता है, तुम्हारा एक्सपेंस रेशो। कि जिस भी स्मॉल कैप में आप, जिस भी मिड कैप में या जिस भी फ्लेक्सी कैप में आप पैसा लगाने जा रहे हैं ना, उसका ये देखना पड़ेगा कि उसका एक्सपेंस रेशो क्या है, उसका खर्च का रेशो क्या है। दूसरा क्या, किस कैटेगरी का वो स्मॉल कैप है, कि वो मिड कैप है मतलब बहुत मध्यम वर्गीय है, या स्मॉल कैप बहुत छोटा है, या तुम्हारा लार्ज कैप है या मिड कैप है। वो किस कैप का उसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क क्या है साथियों, बेंचमार्क को मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा। बेंचमार्क कुछ नहीं है। बेंचमार्क मतलब जैसे कि अगर कोई किसी बोलता है कि मेरा ये स्मॉल कैप जो है ना, ये निफ्टी 150 के अंडर में काम करेगा, मतलब निफ्टी 150 जितना रन मतलब आपको परसेंट में CAGR देगा, उससे ज़्यादा ही करेगा। उसका इसको कंपेयर किया जा सकता है कि भाई अगर निफ्टी 150 आपका चला, उसने एक साल में दिया 12% का CAGR और इसने दिया आपका 15% का CAGR, मतलब इससे ज़्यादा देगा। बस बेंचमार्क भी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो ये चीज़ें हो गई। हर आदमी को इन सब चीज़ों का साथियों मालूम नहीं है, मैं पढ़ते भी नहीं, पढ़ने से सब कुछ होता है। एक क्या आपको एक ये ध्यान रखना होता है कि एंट्री जब आप कर रहे हो तो उस एंट्री में आपका P रेशो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। किसी भी ऑल ओवर अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ या निफ्टी 150 की बात करूँ, तो पिछले 3 सालों में 2021-22 में जो ऑल ओवर हमारा निफ्टी मिड कैप है ना साथियों, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 150 अब से 2 साल पहले 2021 में 22-23 के P पर चला करता था। मतलब जो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो हुआ करता था, P रेशो, वो 22-23 का हुआ करता था। और अभी वर्तमान में अगर निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो उसका जो वर्तमान में लगभग 46 से 47 का P है। तो ऑल ओवर अगर निफ्टी की बात करें तो साथियों, निफ्टी मिड कैप की बात कर रहा हूँ मैं, उसका P रेशो डबल हो गया। मतलब P रेशो डबल हो गया। तो निफ्टी ने पिछले मिड कैप, अगर स्मॉल के मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो पिछले 1-1.5 सालों में लगभग स्टॉक भी दो गुना, 3 गुना, 2.5 गुना हुए हैं। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना होता है कि जिस समय आप निवेश कर रहे हो ना, उस समय उस निफ्टी का P क्या चल रहा है ना, और मिड कैप निफ्टी का P क्या चल रहा है, स्मॉल कैप निफ्टी का P क्या चल रहा है। अल्टीमेटली आपको सेक्टर रोटेशन पर ध्यान रखना पड़ता है कि यार थीम किस चीज़ की चल रही है। मतलब एक समय था जब डिफेंस की थीम चली भैया। अब जैसे कोविड का समय था, कोविड के समय में आपने देखा साथियों कि 2019 से लेकर के 2021 के बीच में मतलब जो जितनी भी मेडिकल से इक्विपमेंट वगैरह बनाने वाली कंपनियां थी, चाहे तुम्हारा सन फार्मा, ग्लैंड फार्मा, लुपिन, जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती थी या मेडिकल की दवाइयाँ बनाती थी, है ना, चाहे उसमें आप एक कुपिड वगैरह एक कंपनी थी, वो भी काफ़ी अच्छा उसने रन देखने को मिला। ग्लैंड फार्मा में काफ़ी अच्छा देखने के रन मिला। टारसन प्रोडक्ट उसी तरह का वो बनाती थी। तो उन कंपनियों का एक रनअप चला। उसके बाद में फिर जब इकोनॉमी खुलने लगी तो रेलवे वगैरह की थीम, डिफेंस की थीम चली। आपने देखा कि डिफेंस के जो स्टॉक थे, रेलवे के स्टॉक थे, वे 3-3 गुना, 4-4 गुना हो गए। ये सब चीज़ें हैं। और कुछ दिन बाद फिर अब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थीम चली। लेकिन अभी जिन स्टॉकों को आप देख सकते हो, उनमें अगर कुछ स्टॉक
देखो साथियों, आपने देखा होगा कि 2020-21-22 में जो बैंक थे वो अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे थे। उसका क्या कारण रहा कि बैंक जो इनको देखना पड़ता पी बी रेशो पे, इनको पी रेशो नहीं देखना होगा, क्योंकि बैंक कोई भी साथियों क्या है कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं या आप किसी को कोई सेवा प्रदान कर रहे होते हैं तो आपको उसे पी रेशो से देखना होता है। लेकिन अल्टीमेटली बैंकों का क्या काम है भाई? बैंकों का काम है वो उस लोन को मतलब ए से पर्सन से पैसा उठाएगा और बी को देगा, उसके बीच का जो पैसा है वो उसका NIM है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो बैंकों को जो ऑल ओवर वैल्यूएशन है ना, इतनी कम चीप वैल्यूएशन पे आ गए थे बैंक, चाहे तुम्हारा पंजाब नेशनल बैंक हो या यूनियन बैंक हो या मतलब ऑल आधे से मारे के भाव आ गए थे, वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला। अभी देखो जैसे रिलायंस के नतीजा आज अच्छे है, तो रिलायंस के नतीजे अच्छा आने से क्या हुआ कि जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड स्टॉक थे, एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक थे, वो उनमें देखने के लिए रनअप मिला। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा साथियों। तो मैं आपको जो अल्टीमेटली बताना चाह रहा था ना कि ये जो स्मॉल कैप, मिड कैप या आपका जो माइक्रो कैप, जो भी स्मॉल वो है, उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि ओवर वैल्यू स्टॉक ना हो। अगर ओवर वैल्यू स्टॉक होंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाएंगे। और आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। और ध्यान ये रखना है आपको क्या क्या नहीं करना, इस मार्केट में क्या करने से बेहतर है कि क्या नहीं करना। ओवर वैल्यू स्टॉक नहीं उठाने, सबसे मेन बात है। कल्याण ज्वेलर्स जैसे हैं, देखो क्या है कि जो एक स्टॉक की वैल्यूएशन हाई हो जाती है ना, तो वैल्यूएशन अपनी सस्टेन करता है स्टॉक, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं नुकसान होता है, निवेशक का होता है, जो पढ़ता नहीं है, जो जानता नहीं है, वो लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो साथियों मेरा आपको जो समझाने का तात्पर्य यही है कि आप जिस भी स्मॉल कैप, मिड कैप या माइक्रो कैप या जिस भी म्यूचुअल फंड में SIP वगैरह कर रहे हैं ना, पहले उसको अच्छे से देख लें कि उसका जो फंड मैनेजर है, उसका जो पोर्टफोलियो है, वो कितने % के CAGR से किया है, और जो उसका टॉप 50 वेटेज है, जो जिस भी स्मॉल कैप में आप निवेश कर रहे हैं या मिड कैप में SIP कर रहे हैं, उसका जो टॉप 50 या टॉप 5 देख लो, टॉप 10 देख लो, उसका टॉप 10 कंपनियां, जिन कंपनियों में उसका वेटेज ज़्यादा है, जिन कंपनियों में उसका ज़्यादा परसेंटेज वाइज निवेश है, उसमें ये देखना आपको कि उसमें ज़्यादा वैल्यूएशन ना हो। कोई भी जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी है, कल्याण ज्वेलर्स है, इस तरह का कंपनी ना आप फंसी हो, है ना। CG पावर है, हो सकता है कंपनी एक इससे आगे भी बढ़ जाए, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी के अगर अंदर अर्निंग नहीं आएगी ना, जैसे टारसन है, तुम्हारा एमटार टेक्नोलॉजी है, कंपनी ख़राब थोड़ी है भाई। एमटार टेक्नोलॉजी के पास में प्राइसिंग पावर है, जो प्रोडक्ट एमटार टेक्नोलॉजी बनाती है कोई बनाता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उसके पास में प्राइसिंग पावर भी है, सब चीज़ है। बट क्या है नहीं करना, क्या नहीं करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी बिज़नेस पे आप पैसा लगा रहे हो, वो बिज़नेस फ्यूचर में सस्टेनेबल करेगा कि नहीं करेगा। जब करेगा तो क्यों करेगा भाई? उसके पास में प्राइसिंग पावर है या ऐसा कुछ है जो और कोई नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। और जो भी B2B और B2C काम करते हैं ना, बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, उनमें आपको पी रेशो तो जरूर देखना होता है। या B2G काम कर रहा है, अगर कोई कंपनी B2B काम कर रही है, B2G मतलब साथियों बिजनेस टू गवर्नमेंट। अगर बिजनेस टू गवर्नमेंट काम करती है तो उसका जो पैसा है ना साथियों, 2-3 साल के लिए, एक आध 6 महीना टेंडर मिला 3 साल के लिए, उसका 3 महीने में एक बार उन्होंने काम किया, वो अपना जो भी काम किया उसे आगे सर्वर पहले चेक करेगा, उसके बाद 6 महीने में उसका पैसा रिलीज होगा। ये सब चीज़ें होती है साथियों। तो ये सब चीज़ें आएंगी आपको देखने से। तो साथियों मेरा आपके साथ केवल इतना ही कहना है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में या SIP में जिसमें भी आप निवेश कर रहे हो, उसमें निवेश करने से पहले आप ये जान लो कि भाई मैं जहाँ भी निवेश कर रहा हूँ उसके पास में उसका वैल्यूएशन फ्रेमवर्क क्या है, उसका लिक्विडिटी फ्रेमवर्क क्या है, उसका तुम्हारा एंट्री फ्रेमवर्क क्या है और एग्जिट फ्रेमवर्क क्या है, क्या उसका जो पोर्टफोलियो जो उसका फंड मैनेजर ने जो पोर्टफोलियो बनाया कितने % के CAGR से बढ़ रहा है। ये जाहिर सी बात है, अगर कोई स्टॉक ने किसी पोर्टफोलियो ने, किसी भी म्यूचुअल फंड ने पिछले 4 सालों से 20% CAGR का रिटर्न दिया है, तो जाहिर सी बात है 1 साल वो कम देता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही 25% 30% देगा। अगर कोई 3 सालों से कोई स्टॉक 30% 40% के CAGR से रिटर्न दे रहा है, तो वो कुछ दिन के लिए फिर म्यूटेड रिटर्न देता है, मतलब सिंगल डिजिट में रिटर्न देते हैं। कारण क्या है? कुछ वैल्यूएशन मैट्रिक होता है और कुछ नहीं है। साथियों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप अभी मार्केट में ये जो समय है ना, ये पढ़ने का है। जैसे मैं आपसे बताऊं कि जब मछुआरे होते हैं, जब वो मछुआरे मछली पकड़ते हैं, तो एक समय होता है जब समुद्र में
एक तरह से भूचाल सा मचा रहता है, मतलब आप उसे कह सकते हो समुद्र में लहर आ रही होती है। उस समय मछुआरे क्या करते हैं, उस समय मछुआरे अपना जाल सही कर रहे होते हैं। तो ये जो अभी समय है ना साथियों, ये वो समय है जब आपको अपना जाल सही करना है। मतलब आपको अल्टीमेटली अब अच्छी अच्छी कंपनी, अच्छे अच्छे बिजनेस मॉडल पढ़ने हैं, और उनको अगर आप नहीं देखोगे ना तो कहीं ना कहीं नुकसान होना है, ये तो लाजमी है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यार मैं जिस कंपनी को, जिस बिजनेस मॉडल को पकड़ रहा हूँ, एक तो वो टॉप में, ऊपर में, टॉप में नहीं हो। दूसरा वो गिर रहा है तो किसी कारण से नहीं गिर रहा हो, कम उसके ऑल ओवर सेक्टर के लिए कोई नेगेटिव खबर नहीं हो, या सरकार का उसके प्रति फोकस है कि नहीं है। पता चले आपने कोई ऐसी इंडस्ट्री उठा ली, सरकार उस पर ध्यान ही नहीं दे रही। देखो अभी जो अल्टीमेटली जिस इंडस्ट्री में, जिस सेक्टर पे आपको ध्यान रखना चाहिए ना, वो साथियों मैं आपसे बताऊं, कहीं ना कहीं पावर जनरेशन से रिलेटेड उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, और रिसाइकल रिलेटेड ध्यान रखना चाहिए। पावर, तुम्हारा जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं, जल जीवन मिशन है, एनबीएफसी है, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी काफ़ी गिरी हुई हैं, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। वैल्यूएशन मैट्रिक बहुत होता है, आप चाहे फंड, किसी म्यूचुअल फंड में लगाओ, चाहे आप पर्सनली इंडिविजुअल स्टॉक में लगाओ। साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।